Hello friends, good evening to all of you and today's chapter human reproduction। जैसे कि बच्चों हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़े थे मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, फिर गैमेटोजेनेसिस पढ़े थे और गैमेटोजेनेसिस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस पढ़े थे और स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़े थे बच्चों। फिर उसके बाद पढ़े थे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मासिक मासिक चक्र जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ रहे हैं हम फर्टिलाइजेशन और ये सारा जो है बाबू वो एनसीईआरटी के पैटर्न से है कि जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन का एक सिंपल डेफिनेशन है एनसीईआरटी में जो मैं अभी लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, वो है फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन होता है मेल स्पर्म का फीमेल ओवम के साथ। द फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म विद ओवम, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। The process in which fusion of male sperm with ovum is called fertilization। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है। अब आते हैं कि क्या होता है, ये एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो देखिए लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन जो है कब होता है, ड्यूरिंग क्वाइटस। अब बोलेंगे सर क्वाइटस क्या होता है, तो मैंने पिछले लेक्चरों में समझाया हुआ है क्वाइटस का मतलब। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देख लें, तब आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन क्या होता है, एम्प्यूला क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है। बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, तो उनको पढ़ते हुए सीक्वेंस के साथ आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आप सबको समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग क्वाइटस सीमन इज रिलीज्ड। क्वाइटस मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी करना, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी या क्वाइटस के दौरान सीमन जो है वो रिलीज होता है पेनिस के द्वारा। क्वाइटस के दौरान या कॉपुलेशन भी कहते हैं इसको, कॉपुलेशन के दौरान सीमन रिलीज होता है। कहां से सीमन रिलीज होता है, पेनिस से। पेनिस से सीमन रिलीज होगा कहां पे, वजाइना में। और पेनिस से सीमन रिलीज होता है वजाइना में, उस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों, जब सीमन रिलीज होगा पेनिस के द्वारा, कहां पे, वजाइना में। सीमन रिलीज होगा पेनिस के द्वारा कहां पे, वजाइना में, वो कहलाएगा इंसेमिनेशन। और सीमन जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीमन क्या होता है और स्पर्म, सीमन और स्पर्म में फर्क ये है कि सीमन जो है वो दो चीज से मिलके बना हुआ है। सीमन दो चीज से मिलके बना हुआ है। एक है सेमाइनल प्लाज्म, क्या है, सेमाइनल प्लाज्म। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है स्पर्म। जब सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलेंगे तब बनता है सीमन। सीमन और स्पर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों। सीमन और स्पर्म में डिफरेंस नहीं पता होता है तो देखिए स्पर्म जो होता है वो इंडिविजुअल होता है और स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्म जब दोनों मिल जाता है तो सीमन बनता है। तो बोल रहा है कि ड्यूरिंग क्वाइटस या कॉपुलेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान सीमन रिलीज होता है पेनिस के द्वारा वजाइना में, वो प्रोसेस कहलाता है इंसेमिनेशन। और ये जो है ये प्रोसेस स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब कॉपुलेशन होता है वहां से स्टार्ट होगा ना। तो कॉपुलेशन होगा या क्वाइटस होगा तो सीमन रिलीज होगा पेनिस से पहले। पहला स्टेप ये होगा, सीमन रिलीज करेगा जब क्वाइटस होगा पेनिस से वजाइना में।
फिर उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर अब जब समझ लीजिए वजाइना में स्पर्म या सीमन रिलीज हो गया, उसके बाद क्या होगा, वो सीमन या स्पर्म कहाँ जाएगा, देखिए बताते हैं। मोटाइल स्पर्म, जो सीमन में स्पर्म मोटाइल स्पर्म है वो क्या होगा, मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, वो तैरते हुए मोटाइल स्पर्म। अब मोटाइल का मतलब बोलेंगे तो होता है गमनशील, जिनमें क्षमता होती है स्विम करने की वो कहलाते हैं मोटाइल। जिनमें क्षमता होती है स्विम करने की वो कहलाता है मोटाइल। मोटाइल स्पर्म स्विम करेगा और पास कहां से करेगा, सर्विक्स से। मोटाइल स्पर्म जब वजाइना में पेनिस के द्वारा क्या किया जाएगा, इजैकुलेट किया जाएगा वजाइना में, तो वो स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है। वो मोटाइल है तो वो स्विम करते हुए वो पहुंचेगा कहां पे, पास थ्रू, किससे निकलेगा, वजाइना से निकलेगा सर्विक्स के थ्रू, थ्रू सर्विक्स एंटर इनटू यूट्रस, यूट्रस में जाएगा। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होगा। तो देखिए ये क्या है बच्चों, ये है यूट्रस, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये यूट्रस है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन मान लीजिए सर्विक्स है, और ये वाला पोर्शन क्या है, वजाइना है। यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। तो जब पेनिस के द्वारा सीमन या स्पर्म छोड़ा जाएगा तो वजाइना में छोड़ा जाएगा, और वो वजाइना जो है, वजाइना में जब स्पर्म या सीमन छोड़ा जाएगा तो स्पर्म जो है वो स्विम करते हुए पास करेगा सर्विक्स को, और सर्विक्स से पास करके यूट्रस में जाएगा। कहां से, वजाइना से, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू सर्विक्स, पास करेगा सर्विक्स से और एंटर इनटू यूट्रस, यूट्रस में एंटर कर जाएगा। तो वही जो है फिर उसके बाद कहां पे पहुंचेगा बच्चों, तो उसके बाद पहुंचेगा, ये है फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब है। वो यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा। यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ कौन जाएगा, स्पर्म जाएगा। तो फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्प्यूला। कहां पे, वो फाइनली पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट है इस्थमस और एम्प्यूला। बच्चों पिछला लेक्चर आप देख के आइएगा तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएगा इस्थमस क्या है और एम्प्यूला क्या है। तो पिछला लेक्चर आप पहले देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा। तो देखिए क्या होता है, यूट्रस में जब एंटर कर जाएगा सर्विक्स से, वजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पहुंचेगा स्पर्म, और यूट्रस से होते हुए किसकी तरफ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा। अब फैलोपियन ट्यूब में भी कहां पे फाइनली पहुंचेगा, जंक्शन ऑफ इस्थमस और एम्प्यूला। इस्थमस और एम्प्यूला, ये पोर्शन है इस्थमस, ये पोर्शन है एम्प्यूला, और यहां वाला जो कर्व्ड पार्ट है ये कहलाता है इन्फंडिबुलम। तो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, एंटर करता है यूट्रस में, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और कहां पे जाके मिलता है, जहां पे ये एम्प्यूला और इस्थमस, जहां पे जंक्शन होता है, मिलता है, वहां पे जाएगा स्पर्म। तो इस जंक्शन को क्या बोलेंगे, एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन को बोलेंगे एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन किसको बोलेंगे, जहां पे एम्प्यूला और इस्थमस जुड़ा होगा उस जंक्शन को बोलेंगे एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। वहीं पे जो है ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब या एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन की तरफ यूट्रस से स्पर्म जाएगा। फिर बोल रहा है ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी। अब क्या होगा, यहां पे ओवम होगा, ओवरी होगा, ये ओवरी ओवम रिलीज करेगा, ये ओवम रिलीज करेगा। ये ओवम जो है वो, ये भी जो है वो पास करेगा कहां पे, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में। इनफंडिबुलम से पास करेगा कहां पे, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में। और यहां से मैंने जैसे कि आपको बताया था स्पर्म आएगा,
ठीक है। अब लिखा है ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी, ओवम भी रिलीज होगा ओवरी से। अब वो ट्रांसपोर्ट कहां होगा, इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। ओवम जो है वो ओवरी से निकल के कहां पे होगा पास, इनफंडिबुलम से होते हुए, फिमरी से होते इनफंडिबुलम में आएगा, इनफंडिबुलम से एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुंचेगा और वहां पे जाके क्या करेगा, स्पर्म रहेगा, स्पर्म स्विम करके यूट्रस से होते हुए आया है, वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। नहीं समझे, यहां पे वजाइना में, स्टार्टिंग से मैं आपको समझाता हूं, वजाइना में पेनिस के द्वारा सीमन छोड़ा जाएगा जिसे हम इंसेमिनेशन कहेंगे। यहाँ पे सीमन या स्पर्म रहेगा, ये सीमन या स्पर्म जो है सर्विक्स से होते यूट्रस में पहुंचेगा, ये यूट्रस से किसकी तरफ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट पे जाएगा, तो एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे जाएगा। और वहां पे जब स्पर्म रहेगा जाएगा तो उसी टाइम साइमल्टेनियसली ओवरी से ओवम निकलेगा, और वो ओवम जो है जब स्पर्म वहां पे आएगा उसी टाइम में ओवम से, ओवरी से ओवम निकल के वो भी फैलोपियन ट्यूब से होते हुए इनफंडिबुलम, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट इनफंडिबुलम से होते हुए एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे पहुंचेगा। तो स्पर्म जब एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे पहुंचेगा और ओवम भी एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे पहुंचेगा, किसी भी टाइम पे नहीं, एट दैट टाइम व्हेन स्पर्म रीच्ड एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, जहां पे जब एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे स्पर्म पहुंचेगा उसी टाइम में ओवम पहुंचना चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। ये भी जो है वो बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे किसी भी टाइम में स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच के कोई काम नहीं कर सकता है, फर्टिलाइजेशन अकेला नहीं करेगा। जब साइमल्टेनियसली जब ओवम जो है वो ओवरी से निकल के एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुंचेगा और स्पर्म भी एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे पहुंचेगा, तब जाके जो है एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही लिखा हुआ ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी, ओवरी से रिलीज होगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर, फर्टिलाइजेशन तभी होगा, मैंने आपको अभी बताया, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ ओवम एंड स्पर्म, जब ओवम, जब ओवरी से ओवम और स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा साइमल्टेनियसली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली, एक पर्टिकुलर टाइम में जब दोनों स्पर्म और ओवम दोनों जाके एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे पहुंचेगा तभी जाके जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा। लिखा हुआ है टू एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। तो चलिए आई होप इतना समझ में आएगा, इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको रब करके और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप उतना उतार लिया होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि मैंने आपको बताया कि जब एक स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुंचेगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। और यही रीजन है, दिस इज द रीजन, यही एक रीजन है व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही एक लौता रीजन है ना कि हर एक बार, बहुत बार कॉपुलेशन करती है फीमेल और मेल, करते हैं फीमेल और मेल, लेकिन यही एक रीजन है कि व्हाई ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। हर एक फर्टिलाइजेशन, हर एक क्वाइटस जो है या कॉपुलेशन, हर एक क्वाइटस या कॉपुलेशन जो है वो नहीं फर्टिलाइजेशन कर सकता है और प्रेगनेंसी हो सकती है। मतलब कि यही एक रीजन है कि सारे कॉपुलेशन करने के बावजूद भी सारे कॉपुलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं कर सकती है। क्या रीजन है कि सारे कॉपुलेशन जो है वो प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है? तो वो रीजन है कि आपका साइमल्टेनियसली ओवम और स्पर्म जो है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे नहीं पहुंचता है, एक समय पे नहीं पहुंचेगा। तो यही एक रीजन है जो फर्टिलाइजेशन, हर एक क्वार्टस जो है या हर एक पॉपुलेशन जो है वो नहीं फर्टिलाइजेशन कर सकता है और प्रेगनेंसी कर सकता है। ठीक है बच्चों,
हर एक क्वाइटस या सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, देखिए लिखा हुआ है हर एक क्वाइटस या सेक्सुअल एक्टिविटीज, इतना समझिए हर एक सेक्सुअल एक्टिविटी, यही एक रीजन है जब फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं कर सकता है। मतलब है कि जब तक एम्प्यूला और एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे स्पर्म और ओवम नहीं एक साथ पहुंचेगा, तो यही एक रीजन है व्हाई नॉट ऑल ऑफ पॉपुलेशन, जितनी भी बार पॉपुलेशन होगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता और प्रेगनेंसी तो बिल्कुल फिर नहीं हो सकती। तो मतलब यही एक रीजन है कि दोनों एक साथ आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। जो प्रोसेस है फ्यूजन होना स्पर्म का ओवम के साथ कहलाता है फर्टिलाइजेशन। जब एक स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसुडा। आप बोलेंगे सर ये क्या जोना पेलुसुडा लेयर बोले आप, तो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। ये है ओवम, इसके बाहर में होता है जोना पेलिसिडा लेयर, एक जोना पेलिसुडा लेयर है, ये ओवम है, ये लिखा हुआ है ओवम, और ये स्पर्म है। ठीक है बच्चों, तो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, एक स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलिसिडा, ये वाला लेयर जो है वो कौन सा लेयर है, जोना पेलुसुडा लेयर है। तो जब एक स्पर्म कांटेक्ट में आएगा ओवम के जोना पेलुसुडा लेयर में, तो स्पर्म का जो अपरी एक्रोसोम वाला पार्ट है, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जब यहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर को पढ़िएगा तब आके समझिएगा तो आसानी से समझ में आएगा कि क्या होता है एक्रोसोम। स्पर्म के टिप पे एक गॉल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन जो एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है, गॉल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन जो एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है, वो कुछ एंजाइम्स निकालेगा। अब वो एंजाइम्स जो है ना, वही एंजाइम्स जो है वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा एक्रोसोम। अब वो एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर देगा जोना पेलुसुडा लेयर को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यही एक्रोसोम का जो है एंजाइम वो डाइजेस्ट करेगा जोना पेलुसुडा लेयर को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। किसके, जोना पेलुसुडा को, ओवम के जोना पेलुसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, वो डाइजेस्ट कर देगा और वो क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस, स्पर्म जो है वो अपना न्यूक्लियस, वो साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम के साइटोप्लाज्म में अपना न्यूक्लियस स्पर्म जो है वो रिलीज कर देगा या वो एंटर करवा देगा। अब क्या है, लिखा हुआ है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसुडा। स्पर्म जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म जो है वो जोना पेलुसुडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा और लेयर ऑफ ओवम के जोना पेलुसुडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा और इंड्यूस करेगा चेंजेस इन दी मेम्ब्रेन। अब क्या करेगा, स्पर्म जो है जोना पेलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा और जैसे ही जोना पेलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में फर्स्ट स्पर्म, याद रखिएगा फर्स्ट स्पर्म जब जोना पेलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा तो जोना पेलिसिडा में कुछ चेंजेस होगी। जोना पेलिसिडा लेयर में जैसे ही स्पर्म जो है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, जैसे ही स्पर्म जो है जोना पेलिसिडा, ओवम के जोना पेलिसिडा आउटर लेयर पे जैसे ही स्पर्म आएगा, कम इन कांटेक्ट विद ओवम, जैसे ही ओवम के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, ये जो है जोना पेलिसिडा लेयर जो है, ये जोना पेलिसिडा लेयर जो है वो अपने अंदर कुछ चेंजेस करेगा, कुछ चार्जेस जनरेट करेगा अपने मेम्ब्रेन के ऊपर, कुछ प्लस और माइनस। और जैसे ही स्पर्म इसके साथ जोना पेलिसुडा लेयर के कांटेक्ट में या टच में आएगा तो इसमें जोना पेलिसुडा अपने अंदर जो है कुछ चेंजेस करेगा और वो क्या करेगा, दूसरे स्पर्म को फ्यूज होने से रोकेगा। यही रीजन है कि एक टाइम में एक ही स्पर्म जो है उससे फ्यूज हो सकता है, एक टाइम में दो स्पर्म कभी भी ओवम से फ्यूज नहीं हो सकता। वो किस लिए नहीं फ्यूज हो सकता, क्योंकि एक स्पर्म जो फर्स्ट स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही जोना पेलिसिडा लेयर के अंदर आएगा, के कांटेक्ट में आएगा,
तो वो क्या करेगा, जोना पेलिसिडा लेयर, ओवम का जोना पेलिसिडा लेयर क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, कुछ चेंजेस अपने अंदर लाएगा, कुछ चार्जेस जनरेट कर देगा, जिससे जब सेकेंड स्पर्म इसमें एंटर करने की कोशिश करेगी तो वो नहीं एंटर करने देगा। और यही रीजन है जिसके कारण एक ओवम जो है सिर्फ एक ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर लेता है। और ये वही लिखा हुआ है कि चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, कुछ इंड्यूस करेगा चेंज, और वो क्या करेगा, दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, जो दूसरे स्पर्म्स होंगे वो इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, वो दूसरे स्पर्म जो है वो इससे फ्यूज नहीं कर सकते, फिर एक ही फ्यूज करेगा। ये जो है ये एक मेथड है जिससे एक ही स्पर्म एक टाइम में ओवम में आ सके। दिस इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। सिर्फ यही एक रीजन है, जब एक जोना पेलिसुडा अपने अंदर चेंज करके, एक स्पर्म के कांटेक्ट में आके जोना पेलिसुडा अपने अंदर चेंज करके क्या करेगा, दूसरे स्पर्म को एंटर करने से रोकेगा, और जैसे ही रोकेगा तो यही जो है एक रीजन है, एकमात्र रीजन है जो दूसरे स्पर्म को नहीं आने देता है ओवम में। दिस इंश्योर्स दैट, ये इंश्योर कर देता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा ओवम के साथ। जो सिक्रीशन है एक्रोसोम का, मैंने अभी बता दिया है ये प्रोसेस आपको, आगे पहले ही बता दिया मैंने कि जो सिक्रीशन है एक्रोसोम का, एक्रोसोम कुछ सिक्रीशन करेगा एंजाइम्स का। एक्रोसोम स्पर्म के टिप पे होता है, एक्रोसोम स्पर्म के टिप पे होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। अब वो क्या होता है, गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और वो क्या करेगा, पिछले लेक्चर में बताया होगा, अब वो कुछ एंजाइम्स निकालेगा। वो एंजाइम क्या करेगा, जोना पेलिसिडा लेयर को डाइजेस्ट कर देगा बाहर से, और वो एंटर करवा देगा किसको, स्पर्म को, स्पर्म के न्यूक्लियस को। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ओवम के साइटोप्लाज्म में। वही लिखा हुआ सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प दिस स्पर्म, क्या करता है एक्रोसोम का सिक्रीशन, वो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने के लिए। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करवा देता है। यही सिक्रीशन जो है एक्रोसोम का, यही सिक्रीशन जो है वो हेल्प करता है किसमें, साइटोप्लाज्म के, ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को एंटर करवाने में, थ्रू दी जोना पेलिसुडा। किसके द्वारा, जोना पेलिसुडा से एंटर करवाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलिसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके अपना स्पर्म जो है वो न्यूक्लियस अंदर कर देता है बाय द हेल्प ऑफ एक्रोसोम सिक्रीशन, एक्रोसोमल सिक्रीशन। तो चलिए इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आई होप बच्चों उतना आपको समझ में आएगा, उतना उतार लिया होगा आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आगे। जो मियोटिक डिवीजन था, देखिए अब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म एंटर कर जाता है ओवम में। जब स्पर्म एंटर कर जाता है ओवम में, किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करते हुए एंटर करवा देता है स्पर्म अपना न्यूक्लियस ओवम में, ओवम के साइटोप्लाज्म में। उसके बाद क्या होता है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। देखिए बच्चों, अब जाके मैं आपको जो पहले बताया था कहाँ पे अरेस्ट होता है, अब यहाँ पे जाके क्या होता है, उसको कंप्लीट किया हुआ है। देखिए फर्टिलाइजेशन में उसको कंप्लीट किया हुआ है। बोल रहा है कि दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो मैंने उस टाइम में जब आपको बताया था कि ऊगोनिया सेल बनता है, ऊगोनिया सेल जो है जिसे हम जर्म सेल, मदर जर्म सेल कहते हैं, वो मदर जर्म सेल या ऊगोनिया जो है वो क्या करता है, फीमेल जर्म सेल या ऊगोनिया जो है वो क्या करता है, वो क्या, उसमें जब मैंने बताया था, इस फीमेल में बताया था कि ओवम कैसे बनता है, तो क्या होता है, ऊगोनिया जो है वो, उसका जो सेल है वो मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में, ऊगोनिया जो है वो डिवाइड करके मियोटिक डिवीजन करता है। ऊगोनिया सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन करना स्टार्ट करता है, और मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में ये सेल जो है मियोटिक डिवीजन करना स्टार्ट करता है ऊगोनिया।
फीमेल जर्म सेल जिसे हम ओगोनिया भी कहते हैं, ये सेल क्या करता है, मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में जाके ये अरेस्ट हो गया था। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, देखिएगा ये मैंने बताया हुआ है कि ओगोनिया जो है वो प्रोफेज फर्स्ट के मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में, ओगोनिया जो है मियोटिक डिवीजन के मियोटिक माइटोटिक नहीं मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया था। वहां पे जाके मियोटिक डिवीजन रुक गया था हूँ कि ये ओवम जो है वो क्या करेगा, अपना मियोटिक फर्स्ट कर लेगा, मियोटिक फर्स्ट कर लेगा, अनइक्वल बना देगा, मियोटिक फर्स्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट करके और मियोटिक सेकंड जो है बनाने लगेगा। ये पहला पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी था, फर्स्ट पोलर बॉडी था। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो फिर से ये यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसका पता नहीं है कि आगे डिजेनरेट हो जाएगा या फिर आगे डिवाइड करेगा या फिर ये क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या करेगा, अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके, पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके सेकंड मियोटिक डिवीजन करने लगेगा और फिर से एक पोलर बॉडी बनाएगा, ये सेकंड पोलर बॉडी कहलाएगा और ये एक ओवम कहलाएगा। अब ये या ऊटिड भी कहते हैं, और ये ओवम जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देगा, जाइगोट बना देगा। आई होप इतना समझ में आया होगा कि ये जो ओगोनिया है, ओगोनिया जो है मियोटिक फर्स्ट करके जो है मियोटिक फर्स्ट करके फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगा और फिर से सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब ये क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte मियोटिक फर्स्ट कंप्लीट करके सेकंड में जाएगा, सेकंड में जाके जैसे ही ओवम में बनेगा तो स्पर्म जो है वो फ्यूज करके और स्पर्म फ्यूज करके क्या करेगा, जाइगोट बना देगा और ये जाइगोट जो है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बना देगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये हाफ है, ये भी हाफ है और ये हाफ स्पर्म भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, तो ये दोनों फ्यूज करके डिप्लॉयड बना देगा और ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड रहेगा, ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड रहेगा और वो जाइगोट जैसे ही डिप्लॉयड बनाएगा, ये जाइगोट जैसे ही डिप्लॉयड बनेगा तो यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होगा, एम्ब्रियो बनेगा, मोरुला स्टेज बनेगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे जो है पूरा फीटस बनेगा। तो चलिए आई होप इतना समझ में आया होगा। तो आगे जो है इम्प्लांटेशन कैसे होगा, अब ये जाइगोट का इम्प्लांटेशन कैसे होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।